Assalamu alaikum wa rahmatullah. In today's lecture, we are going to discuss potential energy. So, what actually potential energy means and how come it comes into play? Potential energy of an object is actually the energy possessed by it by virtue of its position in a particular conservative field. बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि बॉडी जो एनर्जी अटेन करती है, एक्वायर करती है, किस वजह से? इसकी पोजीशन की वजह से, और कहाँ? किसी पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फील्ड में। यानी मैं थोड़ा सा ये और क्लियर करना चाहूँगा। मान लीजिए हमें पता है, मान लीजिए ग्राउंड है, अर्थ है, अर्थ की वजह से बॉडी पे फोर्स जो एक्ट करता है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इस अर्थ की वजह से जो है, इस अर्थ की वजह से इस पर फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यानी अगर और कोई ऑब्जेक्ट होगा, इस पर भी फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अर्थ जो है, अर्थ का अपना फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस फील्ड में अगर हम ऑब्जेक्ट डालते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है दैट एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। और परसों के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बेटा, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ऑब्जेक्ट किस जगह पे है? कभी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। सो ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है किसी पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फील्ड में, दैट डिसाइड्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फील्ड में कहाँ होगा, और उस होने की वजह से, उस जगह होने की वजह से इसमें एक एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है, एक एनर्जी एक्वायर करती है ये बॉडी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड है पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात नहीं है। कभी कभार हमारे पास मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, स्प्रिंग में जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, दैट इज अगेन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग है, इसके साथ कोई मास अटैच है, जब मैं इस मास को डिस्प्लेस करूँगा मीन पोजिशन से, तो क्या होगा? इस पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होगा। अब पार्टिकल, ये मास यहाँ है, ये यहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है। सो डिफरेंट जगहों पर जो है, डिफरेंट जगहों पर इस पे जो फोर्स होगा, अकॉर्डिंगली वो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। सो ऑब्जेक्ट की जो है, दैट मीन्स एक कंजर्वेटिव फील्ड बन रहा है। इस कंजर्वेटिव फील्ड में बॉडी की लोकेशन क्या है, वो लोकेशन डिसाइड करती है बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सो फिलहाल मैं अभी एक ही बात बताऊंगा बेटा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स लोकेशन इन ए पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फील्ड। तो समझ आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तब इंट्रोड्यूस हो रहा है जब हमारे पास फोर्स जो होगा, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगा, ये ऑब्जेक्ट किसी कंजर्वेटिव फील्ड में प्रेजेंट होगा। अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का कोई खास मकसद बेटा नहीं है। सो एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स लोकेशन इन अ पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फील्ड, इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये डेफिनेशन आप लिखेंगे बेटा, आप नोटबुक पे लिखेंगे जो मैंने डेफिनेशन बताए, ये नोट आप करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पास अब कंजर्वेटिव फील्ड कोई भी हो सकता है, कभी कभार कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा ये ग्रेविटी वाला होगा, कभी रेस्टोरिंग फोर्स होगा, या कभी कभार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी हो सकते हैं। सो डिसाइड होगा वेदर द कंजर्वेटिव फोर्स इज gravitational force, whether it is restoring force, whether it is electrostatic force, whatever. सो फिलहाल उन चीज़ों की है और हमें जाना नहीं है। मुझे बेटा आपको पढ़ाना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, सो नो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अभी ये मतलब निकालेंगे, बॉडी जो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करती है किसकी वजह से, इसकी पोजीशन क्या होगी किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज अगेन कंजर्वेटिव फील्ड। तो मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया है ग्राउंड से, मैंने मान लीजिए इसको किसी पर्टिकुलर हाइट तक लिया हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर हाइट तक लेने से इस पर बेटा कुछ वर्क डन हुआ है,
और आप बता सकते हैं वो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सो वो वर्क डन बेटा किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सो वर्क डन बेटा क्या आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर लिया गया है, फोर्स जो है, फोर्स विल बी इक्वल टू mg, that is weight, displacement is h, and it is cos 180 degree, force नीचे displacement ऊपर, so work done will be equal to cos 180 is -1 minus mgh, this is work done by the force of gravity। और अगर हम देखेंगे अप्लाइड फोर्स ने इतना ही वर्क किया होगा, अप्लाइड फोर्स ने भी इतना ही, अगर ऑब्जेक्ट को स्लोली स्टडी लिया गया है तो अप्लाइड फोर्स ग्रेविटी फोर्स के बराबर होगा, यानी ग्रेविटी ने इतना वर्क किया, अप्लाइड फोर्स ने बेटा कितना वर्क किया, उसने बराबर इतना ही किया होगा लेकिन पॉजिटिव, अगर अप्लाइड फोर्स ऊपर है। सो व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल टू mgh, और ये वर्क डन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो फिलहाल एक बात आपको बताएंगे, बॉडी किसी भी हाइट पे जो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा जो होते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mgh, m इज मास ऑफ द बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। तो आप मुझे बताइए, अब डिफरेंट जगहों पे मैं लूँगा, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो ये मान लीजिए ग्राउंड है, क्या हर जगह बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी? नहीं, यहाँ पर h एक है, यहाँ पर h का दूसरा वैल्यू है, यहाँ पर h का और एक वैल्यू है। डिफरेंट हाइट्स के लिए बेटा डिफरेंट बॉडीज, इन बॉडीज़ के लिए लोकेशन जो इनके डिफरेंट है, हाइट्स भी डिफरेंट होगी और अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगी, और जो ज़्यादा ऊपर तक लिया गया है उसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अकॉर्डिंगली उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी। सो ये डिसाइड, सो पोटेंशियल एनर्जी बेटा किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अब लेकिन कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस में थोड़ी चेंज आएंगे। फिलहाल ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमने डिराइव किया फॉर ए पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू mgh। ठीक, तो आगे ये प्रूव भी करेंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल तो एक क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ l। हमारे पास एक रॉड है, इसको हमने ज़मीन पे खड़ा रखा हुआ है, इस रॉड का मास बेटा m है और इसकी लेंथ जो है दैट इज l, और हमें क्या ढूंढनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी बेटा mgh के बराबर होती है, लेकिन इसका मास तो m है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन h हम कौन सा लें, क्या इसकी पूरी लेंथ? नहीं, अगर मैं देखूंगा इस रॉड के पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर मैं इस रॉड को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, अगर मैं इस रॉड को छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट मासेस में डिवाइड करूंगा, हर एक सेगमेंट जो है वो ग्राउंड से डिफरेंट हाइट्स पे होगा, और हर एक पॉइंट, हर एक सेगमेंट की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी डिफरेंट। तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लिख सकते हैं mgl, ये नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज हमने जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट मास के लिए है, mgh, h होती है पॉइंट मास कितना ग्राउंड से दूर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, लेकिन इसकी हाइट में h नहीं कंसिडर करूँगा। ये रॉड जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? हम इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, हर एक टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर उन सारी पोटेंशियल एनर्जीज को हम बेटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एक पर्टिकुलर छोटा सा एक टुकड़ा ले रहा हूँ इस रॉड का, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया एक छोटा सा हिस्सा, उसको उसकी जो थिकनेस है दैट इज dx, और इसको मैंने ग्राउंड से x की दूरी पे लिया हुआ है। ठीक, और ये छोटा सा सेगमेंट जो है वी कैन एज्यूम दिस स्मॉल पीस एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले लेकिन इस मास की, इस ये छोटा सा सेगमेंट जो है इसका मास कितना होगा, पूरी लेंथ का मास दिया हुआ है m, यूनिट लेंथ का मास बेटा है m/l, लेकिन मेरे पास कितनी लेंथ है इसकी dx लेंथ का मास कितना होगा m/l इंटू dx। ये मास जो हमने निकाला ये छोटे से सेगमेंट का मास है जिसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? शाबाश, इसकी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? फॉर्मूला यूज करेंगे mgh। सो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी में du से लिखूंगा, सो दैट इज इक्वल टू, इसका मास कितना हमने लिया, ये वाला मास, मैं लिखूंगा m/l इंटू डी एक्स, ये इसका मास हो गया, और g लिखेंगे, और हाइट, ये किस हाइट पे हमने रखा है? x की हाइट पे हमने रखा हुआ है। ये छोटे से टुकड़े की बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो गई। लेकिन अब मुझे बताइए, हर एक टुकड़े की, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस मैंने किए हुए हैं, क्या हर एक पीस की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी? हर एक पीस का मास तो आप ले सकते हैं सेम, लेकिन हर एक पीस के लिए एक्स का वैल्यू चेंज होगा। ग्राउंड से हर एक एलिमेंट की जो है ग्राउंड से दूरी चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी उसी हाइट पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स डिफरेंट सेगमेंट्स का मैं देख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए मैंने एक्स वेरिएबल रखा, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक्स का वैल्यू बेटा क्या होगा? डिफरेंट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी आई एक छोटे से एलिमेंट की, सारी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? उन छोटी छोटे सेगमेंट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालूंगा उनको ऐड करेंगे, और वो कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। यानी स्मॉल पीस की पोटेंशियल एनर्जी आई, सारे पीसेस की पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी? इसको ऐड करेंगे स्मॉल पोटेंशियल एनर्जीज को, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड विल बी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश क्या आएगा बेटा, m/l g x, शाबाश dx। तो बताइए पहला एलिमेंट मैं कहाँ पे लूंगा? पहला तो ग्राउंड पे ही लेंगे, उसके लिए x का वैल्यू होगा 0। लास्ट वाला एलिमेंट मैं यहाँ पे लूंगा, उसके लिए x कितना होगा? l के बराबर, लेंथ ऑफ रॉड के बराबर। सो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से l तक लेंगे लिमिट्स। हाँ जी, तो आप बताइए, बस इंटीग्रेशन करना है, ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड विल बी इक्वल, शाबाश के बराबर आएगी m/l g। x की इंटीग्रेशन बेटा क्या होगी? x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ इसको जाएगा? 0 से l तक। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे? इट इज नाउ बी इक्वल, इट इज m/l g। अब x के बदले पहले अपर लिमिट, तो बनेगा l²/2, फिर आएगा माइनस x के बदले फिर लोअर लिमिट 0²/2। तो 0²/2 लिखने की जरूरत नहीं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या बेटा? x के बदले अपर लिमिट यानी l²/2। अब माइनस मुझे लिखना था x के बदले लोअर लिमिट, यानी वो बनता है 0²/2। 0²/2 0 हो, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो l will cancel out. So what is potential energy of the rod equal? It is equal to mgl/2. So rod की बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, potential energy of the rod now comes equal to mg, शाबाश, l/2। तो स्टार्ट में आपने सोचा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट इज mgl, l इसकी लेंथ है, नहीं नहीं, पोटेंशियल जो है इट इज mgl/2। और l/2 कौन सा वाला पॉइंट हो गया बेटा? l/2 कौन सा वाला पॉइंट हो गया? वो ये वाला पॉइंट होगा, रॉड का बीच वाला पॉइंट। सो दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब भी हमारे पास ये रॉड जो आई, ये रॉड जो आपके पास आई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब आपने निकाली वो कितनी निकली? mgl/2। इसका मतलब है आप एज्यूम करेंगे मेरे पास ये रॉड जो है, इसकी पोटेंशियल, अगर इसका मास m है तो आज के बाद याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसके बराबर होती है? mg। और रॉड जब हम लेंगे हमें l/2, यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक की लेंथ की पूरी लेंथ है l, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है बेटा? l/2। सो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आती है mgl/2। ये रॉड का सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये रॉड की पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? mg इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी? सेंटर पॉइंट। किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। आगे वाली चैप्टर में बेटा आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं। सो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, आप एज्यूम करते हो सारे ऑब्जेक्ट का मास उसी पॉइंट पे छुपा हुआ है। सो वो कौन सा पॉइंट होगा? उसको कहते हैं सेंटर। और रॉड का सेंटर ऑफ मास बेटा कहाँ पे होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। इसीलिए मैं इस पूरी रॉड को मैंने रिप्लेस किया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, जिसका मास बराबर रॉड के मास के बराबर है, लेकिन जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है बेटा? l/2। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी? mgl/2। सो आज के बाद याद रखेंगे जो हमारे पास रिजिड बॉडीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो होता है, उसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? फॉर्मूला वही है, mgh नहीं लेंगे, आप h' लेंगे। h' किसकी हाइट है? h' इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा? l/2। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी? mgh/2। सो सेंटर ऑफ मास जो होता है हमारा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे। अगर हमारे पास सर्कुलर रिंग होगा, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। अगर आप स्फीयर लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास बेटा सेंटर पे होता है। इसी तरह से अगर आप रॉड लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है। और सेंटर ऑफ मास का मतलब है आप पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो बाय दिस सिंगल पॉइंट।
अब पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो बाय सिंगल पॉइंट, और इस सिंगल पॉइंट में कितना मास छुपा हुआ है, पूरे ऑब्जेक्ट का मास इसमें आप एज्यूम कर सकते हैं छुपा हुआ है। ऐसे पॉइंट को बेटा कहा जाता है क्या, सेंटर ऑफ मास। सो आज के बाद याद रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल किसके बराबर होती है, mgh या mgh डैश। व्हाट इज h डैश, h डैश इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट में छुपा हुआ होता है, उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। लेकिन जो हमारे पास ये कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो हमारे पास रिजिड बॉडीज इनको हम कहते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे, अगर यूनिफॉर्म होगा। अब कभी कभार देखिए क्वेश्चन में थोड़ी चेंज लाएंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। वो ये कि मैं एज्यूम करूंगा, मैंने अभी तक एज्यूम किया हुआ है ये रॉड जो है, ये रॉड जो है बेटा, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसमें मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपकी बॉडी जो है बेटा, आपकी बॉडी जो है उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का होगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे टाइम पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसमें पूरा मास भरा हुआ है, और यहाँ से ये खाली है, हॉलो है। सो यहाँ से यहाँ तक जो बेटा, अब सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास अब चेंज हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा होता है टुवर्ड्स द हेवियर साइड। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा वो तो आप ऐसे नहीं डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का होगा, यानी इसमें डेंसिटी जो होगी, मास की डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन करेंगे, ठीक। देख लीजिए हमारे पास एक बेटा एक रॉड है, इसको हमने ग्राउंड पे वर्टिकल कर दिया है। हमें इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, लेकिन इस रॉड जो है, इस रॉड में डेंसिटी वेरिएबल है, यानी जितना आप x जो है इट इज़ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जितना आप ऊपर की ओर जाएंगे बेटा, जितना आप ऊपर की ओर रॉड के ऊपर की ओर जाएंगे, इसका जो है बेटा मास चेंज हो रहा है, बॉडी का मास जो है, मास डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड की निकाल सकते हैं। बिकॉज जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे, आप देख लीजिए जितना आप ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पर मास डेंसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर डेंसिटी चेंज हो रही है। तो दैट मीन्स जहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। अगर मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो सेंटर ऑफ मास बराबर सेंटर पे होता, क्योंकि मास का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देख लिया डेंसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर कम मास छुपा है, यहाँ पर ज़्यादा। जितना आप ऊपर की ओर जाएंगे, मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ ये है किलोग्राम पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ बेटा चेंज हो रहा है, यानी डेंसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से मैं वही करूँगा बराबर, लेकिन अब देखिए करना क्या है, मैंने यहाँ से यहाँ तक पहले मैंने एक छोटा सा एलिमेंट में ले रहा हूँ dx एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ग्राउंड। अब इस छोटे से एलिमेंट में मुझे बताइए मास कितना होगा, इस छोटे से एलिमेंट में कितना मास होगा। तो यूनिट अभी वहीं से दिया है, यूनिट लेंथ में किलोग्राम पर मीटर, यूनिट लेंथ में मास दिया है इतना, ये कितनी लेंथ है dx में, तो इसका मास क्या होगा फिर, शाबाश, स्मॉल मास जो होगा इस एलिमेंट का, स्मॉल मास जो इस एलिमेंट का बेटा होगा किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, मास पर यानी यूनिट लेंथ में मास है म्यू, लेकिन ये कितनी लेंथ है dx, म्यू इंटू dx। सो म्यू का वैल्यू बेटा क्या लेंगे m नॉट x, और साथ में क्या आएगा dx आएगा। सो इस छोटे से एलिमेंट का मास हमें निकला, चलिए अच्छी बात है। अब बताइए क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, शाबाश, व्हाट इज स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल मास, इसका मास कितना है m नॉट x dx, ठीक। mgh होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, इसकी होगी शाबाश क्या m g इज एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एलिमेंट कितना हाइट पे है, x की हाइट पे है। सो ये निकली इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसके बराबर आएगी, इंटीग्रेट करेंगे, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू m नॉट x इंटू एक्स हो गया बेटा x स्क्वायर, m नॉट g x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा dx। लिमिट कहाँ से कहाँ, पहला एलिमेंट ये लेंगे, उसके लिए x का वैल्यू 0 आएगा, लास्ट वाले एलिमेंट के लिए x का वैल्यू बेटा किसके बराबर आएगा l। सो लिमिट फ्रॉम 0 टू l, मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ बेटा दी है कितनी l। तो बस इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, शाबाश। क्या आएगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड नाउ विल बी इक्वल टू m नॉट g, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी बेटा x क्यूब बाई 3, ठीक। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक देना है, 0 से l तक देना है। तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m नॉट g, शाबाश। इट इज x के बदले पहले लिखेंगे l, ये बनेगा l क्यूब बाई 3,
एल क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसके बराबर आई, एम नॉट जी एल क्यूब बाई 3। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी। बेटा इसको रिजिड बॉडी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का पोटेंशियल एनर्जी। हम अब ऐसे याद रखें, फिलहाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच के बराबर। पॉइंट ऑब्जेक्ट की होती है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बराबर। अगर अब हमारे पास कोई रिजिड बॉडी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। एच क्या, एम जी एच डैश लेंगे। एच डैश किसकी हाइट है ग्राउंड से, सेंटर ऑफ मास की। जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उन ऑब्जेक्ट के सेंटर पे होता है, ठीक। और अगर कभी कभार हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर मास चेंज हो रहा हो, तो उस टाइम पे या तो आप पहले सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपको पता नहीं है। सो फिलहाल वो भूल जाएंगे। हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसे भी पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं इजीली। अब बेटा हमारे पास एक रिंग है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 20 मीटर की हाइट पे। इस रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बेटा ढूंढनी है। सबसे पहले मुझे बताइए, इस रिंग जो है, ये रिंग जो है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास बेटा सेंटर पे होगा, बराबर यहाँ पर होगा। तो अकॉर्डिंगली अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू एम। शाबाश, इसका मास अगर एम है, एम मान लीजिए, इसका मास यहाँ 2 किलोग्राम। सो इसका मैं लूँगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच डैश। सो एम इज़ 2, जी इज़ 10, व्हाट इज़ एच डैश। हाइट किसकी ले, 20 ले कि यहाँ से सेंटर तक, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है तो हाइट ये लेंगे। सो 20 और इसका रेडियस 2 है, 20 + 2 यानी 22। सो ये बनेगा 440 जूल विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बेटा हम यूजुअली लेते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ज़्यादा दूर नहीं होगा। बिकॉज जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से बहुत ज़्यादा दूर होता है फिर जी का वैल्यू भी चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिलहाल हम एज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को ज़मीन से बहुत ऊपर ले जाएंगे, वहाँ पर जी का वैल्यू चेंज होगा और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए उस टाइम पे कुछ और ही किया जाता है, वो ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाएगा। सो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी होते हैं बेटा किसके बराबर, एम जी एच के बराबर, ठीक। देखिए बेटा हमारे पास और एक क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, बट द रॉड इज नॉट कंप्लीटली वर्टिकल, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, and I need to find the potential energy of the rod. Mass of rod is given as m and its length is l. length जो है बेटा इसकी l है। फिर से हम क्या करेंगे, इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट मैं लूँगा, मान लीजिए यहाँ पर कहीं लेयर है, इसकी लेंथ कितनी, इसकी छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी रखेंगे, dx। और ये मैं इस रॉड के बेस से कितनी दूरी पे लूँगा, x की दूरी पे लूँगा। समझ आ रही है बेटा बात। लेकिन जब मैं सबसे पहले इसका छोटा मास निकालेंगे, किसके बराबर होगा, पूरी लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का बेटा किसके बराबर होगा, m/l। ये कितनी लेंथ है, dx का मास बेटा कितना होगा, m/l इंटू dx। ये हमें स्मॉल मास निकला किसका, इस छोटे से एलिमेंट का। अब ये छोटा सा एलिमेंट ग्राउंड से कितना दूर है, x दूर है कि ये वाली हाइट इसकी ग्राउंड से बेटा इतना दूर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जितनी x थी उतना ग्राउंड से पार्टिकल दूर भी था, यानी जो इससे पहला वाला क्वेश्चन मैंने ये किया, मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिया था, जितना मैंने x रखा था इस रॉड के बेस से मैंने इसको x की दूरी पे लिया था इस एलिमेंट को, और यही x ग्राउंड से हाइट भी थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चेंज है, यहाँ पर जो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ ये रॉड के बेस एंड से कितना दूर है x, लेकिन ग्राउंड से कितना ऊपर है, हाइट कितनी है, वो सपोज मैं मान रहा हूँ वो y है। अब जरा बताइए इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, व्हाट इज स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इक्वल, शाबाश बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, आई विल राइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम कितना है इसका, m/l इंटू dx, और साथ में आएगा g। और हाइट कितनी है इस एलिमेंट की ग्राउंड से, शाबाश, हाइट है बेटा y, हाइट है y। क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन मसला ये है कि जब मैं डिफरेंट एलिमेंट्स चूज करूंगा, क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए x डिफरेंट होगा, एग्जैक्टली। क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए y भी डिफरेंट होगा, इस एलिमेंट के लिए y, ये इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, यानी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। क्योंकि मुझे टोटल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में बस एक वेरिएबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दो आ रहे हैं, तो मैं इनको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, क्या मैं इसके बदले ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा बेटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा, शाबाश, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी y/x। तो y किसके बराबर आएगा, x साइन थीटा। सो y विल बी इक्वल टू x साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू y। अब बेटा बताइए स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर इसकी आई, m/l।
और जी मैं लिखूंगा शाबाश, और मैं लिखूंगा वाई, वाई के बदले क्या लिखेंगे एक्स साइन थीटा शाबाश, और साथ में अपना क्या है, साथ में अपना डी एक्स है। अब मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, बस इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल शाबाश एम बाई एल जी साइन थीटा इंटू एक्स डी एक्स। अच्छा मुझे बताइए थीटा वेरिएबल है कॉन्स्टेंट है, देखिए इस एलिमेंट के लिए भी थीटा यही होगा, इस एलिमेंट के लिए भी थीटा यही होगा, इस एलिमेंट के लिए भी थीटा, थीटा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, चेंज हो रहा है एक्स, एक्स का इनिशियल वैल्यू आएगा 0, फाइनली एक्स का वैल्यू बेटा किसके बराबर आएगा, एल के बराबर। सो लिमिट्स कहाँ से कहाँ मिलेंगे, 0 से एल। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी कैसे ढूंढेंगे, बस ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालेंगे, एम बाई एल, जी भी कॉन्स्टेंट, साइन थीटा भी कॉन्स्टेंट, एक्स की बेटा इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से एल तक। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आई, एम बाई एल जी साइन थीटा, एक्स के बदले अपर लिमिट बनेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो एल एल बेटा कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा, इट्स इक्वल टू एम जी, फिर से बराबर वही एल बाई 2 लेकिन साइन थीटा, सिंपल। इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसके बराबर आई थी, एम जी एल बाई 2, लेकिन अगर ये ग्राउंड से किसी इंक्लाइन किसी एंगल पे होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसके बराबर आएगी, एम जी एल बाई 2 साइन थीटा। अगर पूरी रॉड पूरी वर्टिकल है तो थीटा 90 बनेगा, साइन 90 आएगा 1, वापस फॉर्मूला आएगी एम जी एल बाई 2। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडीज। थैंक यू वेरी मच।